वी हैव टू रिवाइज डाइपोल का कंसेप्ट टुडे। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक लास्ट बेंच, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो देखेंगे। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो क्या होता है वो भी देखेंगे, दोनों चीज। तो सब तभी हम जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, क्योंकि जब हम डाइपोल की एनर्जी निकालेंगे तब वहां पे हमें डाइपोल का कंसेप्ट चाहिए होगा। सो नाउ विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। पता है किसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एनीवन? थोड़ा सा फिजिक्स में आप लोग जब कोई चीज डिफाइन करो तो अच्छे से करो। टू इक्वल तुम लोग केजी वाले बच्चे से भी छोटे हो लग रहे हैं यार। कितनी बार समझाया है, यहाँ जब मैं लिखा रहा हूँ तो एटलीस्ट ये टाइम पे आपको क्या करना है, उसके बाद बात करो ना यार, मैं मना करता हूँ क्या? फिर वही बात ऐसी, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 3 घंटे में होनी है, जिंदगी खत्म हो जाएगी इसके बाद, ऐसा लग रहा है। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट, और ये फाइनाइट डिस्टेंस को 2L। शिफाली हाँ तो वही तो मैंने कहा, गलत थोड़ी बोला था, गलत बोला आपने। शिफाली क्या हो गया? दीपाली नाम है, शिफाली नाम? हाँ तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइपोल। तो उसको अगर हम ड्रॉ करें तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर इसको नेगेटिव बोला तो ये पॉजिटिव, और फाइनाइट डिस्टेंस को क्या बोला है मैंने, क्या है वो पूरा यहां से यहां तक क्या है तुम्हारा 2L। तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो मिड पॉइंट से ये कितना है भाई L, और ये कितना है, ये भी L। बोलो क्लियर? क्या बताया मैंने अभी? मत करो प्लीज यार। मैं देखो आप लोग वो छोटे बच्चों तो हो नहीं कि बार बार बोलो, बड़े हो गए ना, 16-17 साल के हो गए ना, 17 साल के तो हो गए 17-18 तक हो गए, 16 to 18, 16 से 18 एज ग्रुप है आपका। बड़े हो आप, बड़े हो, सुनो मेरी बात। तो आपको बार बार बोलने की जरूरत पड़ रही है तो फिर थोड़ी टेंशन वाली बात है कि आप मैच्योर नहीं हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं पढ़ा दिया उसके बाद लिखो बात करो ना, क्या टेंशन है भाई? मैंने बोला कि नहीं लिखते वक्त भी बात नहीं करनी, क्लास में बिल्कुल एकदम ऐसा रहना। भाई जब तक कंसेप्ट चला तब तक तो फोकस दे दो। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो आपका फाइनाइट डिस्टेंस को 2L बोला गया है। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं इसको? ये पूरा लेंथ ऑफ डाइपोल। कभी भी क्वेश्चन में आपको बोला है लेंथ ऑफ डाइपोल तो उसका मतलब क्या बोला है, 2L की बात कर रहा है। और कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि L इतना है, तब आपको पता करना है कि L इतना है तो 2L करोगे तो लेंथ ऑफ डाइपोल मिलेगा। लेकिन जहां कहीं भी आपको लेंथ ऑफ डाइपोल दिया गया है तो यही सब बारीकियां होती हैं, नहीं पता होता तो फिर क्वेश्चन गलत होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं कंसेप्ट क्लियरिंग। एक होता है कंसेप्ट क्लियरेंस, एक होता है क्रिस्टल क्लियरेंस। तो क्रिस्टल क्लियरेंस होगा तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। अभी ये देखो, ये शीशा है, बाहर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है क्या? लेकिन दिख रहा है ना, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे दूर से कि कौन है, फिर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो होगा। लेकिन अगर ये क्रिस्टल क्लियर होता तो दूर से बैठे दिखा दो वो तो वो जा रहा है। आप समझे क्या बात को? तो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा बेटा, तभी आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो पाएगा। तो अगर क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ डाइपोल, क्या दिया है तो क्या समझने का, वो पूरा 2L दिया हुआ है। बोलो क्लियर? ठीक है। और सिर्फ L की वैल्यू अगर मेंशन करिए कि L की वैल्यू इतनी, L बराबर 2 है, तो उसको 2 टाइम्स करोगे तब जाके क्या मिलेगा आपको। समझ में आया? लेंथ ऑफ डाइपोल। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है? डाइपोल मोमेंट।
क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर, क्योंकि डाइपोल क्या है? इट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखेंगे कहां से कहां चलता है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे क्या होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है Q2L। क्या होता है मैग्नीट्यूड? क्या होता है? Q इंटू 2L। Q मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा, जैसे 2 कूलम्ब है तो आपका ये 2 हो जाएगा और इंटू 2L। ये क्या दे रहा है आपको बेटा? ये क्या दे रहा है आपको? डाइपोल मोमेंट। क्या दे रहा है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। अब देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट Q2L, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। लेकिन अगर मैं बोलूं डाइपोल का क्योंकि सब वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव वाले चार्ज से पॉजिटिव वाले चार्ज तक इसका डायरेक्शन होता है। समझ गए क्या? यानी यहां पे अगर डाइपोल मोमेंट बोलूं किस तरफ है? इस तरफ है ना डाइपोल मोमेंट। बोलो क्लियर, समझ में आया? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q टाइम्स 2L। Q टाइम्स 2L। जल्दी लिए नोट्स बना दो। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, और फाइनाइट डिस्टेंस को 2L कहते हैं, और इसको लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। अगर नेगेटिव हो तो मैं बोलता ना यहाँ पे चार्ज को रखो साइन के साथ, पॉजिटिव रहेगा। बस खाली ये है कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कहां से कहां चलता है डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, ये भी बोल सकते हो। बट नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलता है। ये है बेसिक कंसेप्ट। हाँ सेम देखो एक चीज आपको बताऊं, ये जो चैप्टर है, अगर ये चैप्टर अच्छे से हो गया आपका, तो आपका मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, मैग्नेट वाला चैप्टर बहुत, मतलब आप कह रहे हो 70% ऑफ द चैप्टर आपका हो गया, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसे ही तो है। वो चैप्टर नहीं सब ये समझा है? तो ऐसा आप लोग समझता क्यों नहीं है? समझ में आया? तो नोट्स दिया गया, नोट्स मटेरियल दिया गया खाली। अब तो दोनों चीज समझ में। डाइपोल का क्या होगा बेटा? डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल का स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। कितना स्ट्रेंथ है डाइपोल का, वो कौन बताएगा? डाइपोल का स्ट्रेंथ कौन बताएगा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का स्ट्रेंथ कौन बताएगा? लास्ट बेंच। डाइपोल का स्ट्रेंथ कौन बताएगा? डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियरिटी है एकदम कंसेप्ट में? क्रिस्टल क्लियर? क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए पूरा। क्या नहीं, स्ट्रेंथ जैसे पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, M/2L पोल स्ट्रेंथ होता है ना। इसी तरीके से ये डाइपोल स्ट्रेंथ है। हाँ, कितनी ताकत, वेरी गुड, समझा गया अभी? तो नोट्स प्रॉपर बना रहे हो। आपका जो नोट्स मिला है ना आपको, ये आप अपने अभी आपका स्टेट बोर्ड तो आज शुरू हुआ है, 12th का कंसेप्ट। बाकी जो हमारा जो पुराना नोट्स है वो आपको काम आएगा, आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काम आ सकता है वो नोट्स जो आपको दिया गया है। इसमें ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं रहती बेटा। मैग्नेट में क्या बोला, 70% ऑफ द चैप्टर इज सेम, तो वहां पे थोड़ी बहुत चीजें अलग है। ज्योमेट्रिक लेंथ कैसे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक, यहाँ पे मैग्नेट का कंसेप्ट ही नहीं है ना, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे एक चार्ज वहां है, एक चार्ज यहाँ है, 2L का डिस्टेंस ये हो गया डाइपोल। इसमें थोड़ी मैग्नेट वाला कंसेप्ट लगेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक?
जो म्यू से डिनोट करते हैं वो तो सेम ही है। हाँ पावर किस चीज का है? भाई डाइपोल मोमेंट बताएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब यहाँ पे कोई चीज लागू कितनी तेजी से खींचेगा वो। अगर यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे ओके चलो सर, तो ये जो पॉइंट पॉजिटिव और पॉइंट नेगेटिव डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिसन हियर, हमारा जो अभी कंसेप्ट है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट बेंच क्या क्या लिखा हुआ है ऊपर? अभी बता दे, छोड़, हो गया हो। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। और कैसे मिलता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करते हैं अपन? टेंजेंट बनाते हैं। वेरी गुड। चलो तो अभी हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लेते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये हो गया हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ बोलो क्लियर है? यानी इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ है ना, तभी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है हमारी। क्लियर। चलो अब इसके अंदर हम रख देते हैं डाइपोल मोमेंट को। किसको? या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं। डाइपोल को अगर रखेंगे, मान लो ये हो गया बिल्कुल सेंटर पे रख दिया इसको। यहां पे आप रख दो नेगेटिव चार्ज, यहां पे आप रख दो पॉजिटिव चार्ज। इधर पे नेगेटिव चार्ज रख दो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो ये लेंथ कितनी है आपकी? ये लेंथ कितनी है आपकी? समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा? ये। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। लेट सपोज थीटा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझ गए तो बल्ले बल्ले हो गई 12 की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एकदम कटाकट समझ में आने लगे। आपका डाइपोल मोमेंट इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज आता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी, इसमें मैंने डाला एक पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाने की कोशिश करेगा? नेगेटिव तरफ। किधर है नेगेटिव? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर है ना नेगेटिव? अरे हाँ या ना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, अरे सॉरी नेगेटिव चार्ज उधर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कहां जाने की कोशिश करेगा? वहां पे। लेकिन किसी फोर्स से जाएगा, लेकिन किसी फोर्स से जाएगा। कितनी फोर्स होती है वो? अगर आपको ध्यान सुनो, नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ बेटा तो इस तरफ भागेगा और दोनों पे फोर्स यही लगेगी, Q इंटू ई। यहां पे हो जाएगा माइनस क्यू ई इस तरफ, और इधर क्या लगेगा? प्लस। यानी टुवर्ड्स द फील्ड अगर जाएगा तो क्यू ई, अपोजिट टू द फील्ड जाएगा तो माइनस क्यू ई। बोलो समझ में आया क्या? ये एकदम क्लियरेंस है इसका। अब इधर आ जाओ। अभी ये कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है ये? कौन सा चार्ज है? तो इसका फोर्स किस तरफ लगेगा? किस तरफ लगेगा फोर्स? इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई। बोलो क्लियर है? और इस पे माइनस क्यू। भाई ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, क्या होने लगेगा?
और ये क्या है बीच में, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या यहाँ पे टॉर्क लगेगा? रोटेशनल डायनेमिक्स सीखा है ना आप लोगों ने, उसके अंदर टॉर्क जब लगता है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। यार ओमेगा ओमेगा जा रहा हो, ये है ना बेसिक फॉर्मूला, आर क्रॉस एफ। और ये आर कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर वाला, यानी आर साइन थीटा। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर एफ। ये समझते हो? ये क्लियर हो रहा है? तो अब आप देखो ना यार, किसी भी एक चीज को अगर आप ऐसे रखो तो इस पे अगर इधर पे फोर्स लग रहा हो बहुत तेजी से और एक इधर पे फोर्स लग रहा हो बहुत तेजी से, क्या होगा? ये ऐसे नहीं होगा क्या? अरे अपने आप को देखो, अगर यहाँ से कोई सर से कोई खींचे, पैर से खींचे, ऐसे हो जाओगे तुम, तो आपके ऊपर क्या लगने लगेगा? आपके ऊपर क्या लगने लगेगा? समझ में आया? तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा। चलो तो एक काम करते हैं, ये वाले चार्ज पे इस वाले लेंथ तक टॉर्क लगेगा, बोलो हाँ या ना? कितना होगा वो? चलो लिखते हैं। टॉर्क 1 भाई, आर क्या है? आर एल। एफ क्या है आपका? क्यू ई साइन थीटा, मतलब ये वाला थीटा। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? भाई यही फॉर्मूला गया ना, अगर रोटेशनल डायनेमिक्स सीखा है तो ही होगा, ये नहीं सीखा है तो कंसेप्ट वीक है, इसलिए चैप्टर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या? ये बताओ पहले फटाफट। आर क्रॉस एफ, तो उसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, लेट्स सपोज 2 टॉर्क लगेंगे, एक इधर पे लगेगा, है ना, एक इधर पे लगेगा, टॉर्क 2 टॉ 2। तो टॉ 1 निकालेंगे अपन, क्या होगा? आर की जगह क्या डालेंगे भाई? और फोर्स की जगह क्यू ई और साइन थीटा। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया? ओके, तो टॉर्क 2 निकालोगे, यानी टॉ 2 सेम रहेगा, एल क्यू ई साइन थीटा। हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, साइन अगर साइन के साथ रखना होता तो ये फॉर्मूला यूज कर, हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर हो रहा है? अरे भाई मैग्नीट्यूड के साथ निकालने, क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड के साथ ना। चलो तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा भाई आपका? टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉ 1 प्लस टॉ 2 इज इक्वल टू 2 एल क्यू ई साइन थीटा। व्हाट इज 2 LQ? व्हाट इज 2 LQ? डाइपोल मोमेंट, यानी पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी क्रॉस ई। बोलो क्लियर हुआ क्या? आपको समझ में आया क्या? ये बताओ पहले। यहां से हम लोग ने क्या निकाला? यहां से हम लोग ने ये देखा कि जब भी हमारा डाइपोल किसी भी फील्ड में आएगा, क्या आएगा? मतलब ये फील्ड मान लो ऐसे चल रही है, डाइपोल ऐसे लगाया तो क्या होगा? डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। कब तक लगेगा? अब देखो यहां से देख लो, जब तक आपका थीटा 0 ना हो जाए, क्योंकि थीटा 0 हो गया, साइन 0 और 0 इंटू पी टॉर्क। तो टॉर्क 0 कब होगा? जब थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे ही सेम होगा, उसी वक्त क्या होगा? आपका टॉर्क 0। यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मान लो ऐसे जा रहा है, आपने टॉर्क ऐसे रखा, आपने डाइपोल ऐसे रखा, जैसे ही रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे, क्या होगा? समझे? ये होता है। फिर आप ऐसे रखोगे एकदम 90 डिग्री से, ये यूं ऐसे जाके फिर ऐसे 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 करके ये ऐसे। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो ये कब 0 होता है टॉर्क? जब आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब सेम हो जाए, तब आपका क्या हो जाएगा भाई? टॉर्क। और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पर। बोलो समझ में आया? यानी हमारा टाउ मैक्सिमम कब होगा? टाउ मैक्सिमम कब होगा? एग्जैक्टली पीई पर। एग्जैक्टली पीई मतलब साइन थीटा 1 होना चाहिए, दैट इज थीटा बराबर
90 डिग्री। और टॉ मिनिमम कब होगा? मिनिमम, एकदम मिनिमम कब होगा? एकदम मिनिमम 0 पे भी और 180 पे भी। किस पे? टॉ मिनिमम मतलब 0 कब होगा? जब साइन थीटा 0 हो, यानी थीटा आपका क्या हो जाएगा? या तो 0 डिग्री हो या फिर, बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियरिटी है एकदम डाइपोल की? कोई दिक्कत डाइपोल में? तो डाइपोल क्या होता है भाई? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है इनका? Q2L। ये होता है आपका क्या? डाइपोल मोमेंट। और यही अगर डाइपोल आपने किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर क्या लगने लगता है बेटा? टॉर्क। कैसे लगता है टॉर्क? उसका रीजन बताया आपको। इस तरफ खींचता है भाई पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ खींचता है नेगेटिव चार्ज। और खींचेगा तो भाई कोई भी चीज अगर आप एक तरफ से इधर खींचोगे, इधर खींचोगे तो ऐसे होगा ना। तो ये कब तक होगा वो भी हमने चेक कर लिया कि जब तक होगा, जब तक डायरेक्शन अलग अलग होगा तब तक का टॉर्क हो सकता है। अदरवाइज एक बार डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए, जैसे ही हो जाएगा वैसे ही टॉर्क 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? डाइपोल एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर, दिमाग में घुसा है? अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ा ना, क्योंकि केमिस्ट्री में आप सारे एटम्स में बात होती है, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस होता है। वहां तो फर्मी में भी बात होती है 10⁻⁻15 में। सब कुछ वही है लेकिन यूनिट्स अलग अलग होते हैं। वहां पे मास को केजी में डिनोट नहीं करते। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास सब एटॉमिक यूनिट में दिया हुआ होता है, एएमयू में। हम लोग लेते हैं केजी में। तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे सर वो तो वैल्यू अलग है उधर अलग है, ऐसा नहीं होता। यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। अपने को यहाँ पे यूनिट क्या याद रखना है फिजिक्स में? खत्म। ये फॉर्मूला यूज करो। ये क्या चीज है? इधर देखिएगा, टॉर्क कितना होता है? PE साइन थीटा। टॉर्क दिया हुआ है कितना? 10√3। P क्या होता है? Q इंटू 2L इंटू E 10⁵ साइन 30। 10√3 Q की वैल्यू, 2L की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁵ साइन 30 मतलब हाफ। हाफ से ये 2 गया बेटा, तो हो जाएगा Q आपका हो जाएगा 10⁻√3 5 और ये 2 हो जाएगा -3। -3 तो हो जाएगा 3 ना, नहीं -3 तो हो जाएगा √3 इंटू 10⁻⁻² ना। तो √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 10⁻⁻² कूलम। आ गया? आ गया ना? आसान है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। लास्ट बेंच, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के देखो, डाइपोल में क्या चीज है? चार्जेस है ना, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज एक डाइपोल है आपका, बीच में लेंथ है 12 की। ठीक, तो अगर मैं बीच का पॉइंट यहां से लूं तो आपका ये जो है, ये लाइन क्या कहलाती है बताओ? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस कह सकते हो उसको। अरे हाँ या ना? इक्वेटोरियल लाइन। और ये वाला क्या होगा? ये वाली लाइन क्या होगी? एक्सियल लाइन।
एक्सियल लाइन होगा। क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ तुम। क्या रिकॉर्डिंग है? किस चीज? तो हम लोग क्या बोला? क्या बोला हम लोगों ने? गलत चीज कही क्या? तो इसमें कैसा, देखो कैसा आप लोग ये जो भाग रहे ना उड़ उड़ के कॉलेज, इन एक दो लोगों का नहीं भी था कॉलेज चले गए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 घंटा 3 घंटा नहीं बैठ सकते तो 9 घंटा क्या बैठोगे? जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है, बस खाली मार्क्स लेकर आके बोर्ड एग्जाम क्लियर करना तो कोई बात नहीं, मत बैठो लेक्चर तो भी आप क्लियर कर लोगे बोर्ड। लेक्चर मत भी बैठो तो भी आपका बोर्ड एग्जाम सेल्फ स्टडी करोगे एक रात पहले सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स से करना है क्लियर, आगे ये मार्क्स काउंटेबल करवाना है, कहीं आपको आईआईटी में या नीट में कहीं पे भी XYZ, तो आपको अच्छा मार्क्स चाहिए। आपको अगर आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करनी है तो ये बेसिक चीजें समझनी होंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझे क्या? समझे नहीं समझे? तो इसको हम कहेंगे भाई इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और इसको कहेंगे एक्सियल लाइन। अब ध्यान दो, और इसके अलावा कहीं पे भी कुछ होगा तो उसका नाम नहीं है। वैसे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको दे देता हूं, और उसको डिफरेंट तरीके से हम लोग देखेंगे। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KP/R³ √1 + 3 cos² थीटा। क्या होता है? KP/R³ 1 + 3 cos² थीटा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि लेट सपोज इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द डायपोल से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं बोलूंगा लेट बी R। क्या होगा? R। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं कहां पर? इक्वेटोरियल लाइन पे। किस पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। कहीं पे भी डिस्टेंस R पर अगर आपको चाहिए तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? KP/R³ √1 + 3 cos²। अब बताओ थीटा की जगह क्या लिखूंगा? ये जो थीटा होता है ना वो बताता हूँ किसके, ये इसके और इसके बीच का एंगल होता है। किसका? इसके और इसके बीच का एंगल होता है। कौन? ये थीटा। अब मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट ये है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ कितना एंगल है? 90। तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा खत्म हो गया, बचा क्या? √1। √1 का मतलब 1। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का? KP/, यानी आपको अगर इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी, इधर 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 बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो, कहीं पे भी बोलो, तो फॉर्मूला क्या है? KP/R³। क्या हो गया यार? प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लीज अपने साथ खिलवाड़ करो, मेरा कुछ नहीं है। KP/R³। ये व्हाट इज K? व्हाट इज K? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है। P क्या है? R क्या है? जो इक्वेटोरियल लाइन पे सेंटर से जहां यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज योर R। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन। चलो मान लो सपोज यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लेते हैं और इसको बोलते हैं R, इसको कहते हैं R। चलो R डिस्टेंस पर लेना तो बताओ, ये फॉर्मूला लगाओ KP/R³ √1 + 3 cos²। बताओ थीटा क्या होगा? डायपोल मोमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, कितना? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है? 1। 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4 का √2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन किस कहीं पे भी ले लो, क्या होगा? 2KP/R³। 2KP/R³। बोलो समझ में आया? और ये तो हो गया दोनों, यानी यहाँ पे कहीं पे भी, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, कहीं पे भी
सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस लोगे r, तो हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी आपको जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो आर पे डिपेंड करेगा, आर के क्यूब पे डिपेंड करेगा। समझ में आया क्या? डाइपोल के लिए। लेकिन एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर? के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है अगर कोई चार्ज के लिए आप निकाल रहे हो। लेकिन अगर किसी डाइपोल के लिए निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है? क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। बोलो क्लियर? समझ में आया ये? और आपका पॉइंट यहाँ रहने दो, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला है ना आपके पास। बस खाली क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे निकालना है तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई? ये क्या हो जाएगा आपका? डाइपोल का डायरेक्शन और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा आपका? डाइपोल का डायरेक्शन। बीच में जो भी एंगल होगा वो एंगल डालो और सॉल्व करो। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ गया? तो हमारा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के वजह से निकालनी होगी, तो अगर इक्वेटोरियल पे निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है? आर क्यूब। आर क्यूब क्या है? आर क्या है भाई? सेंटर ऑफ डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो उसका डिस्टेंस। बोलो क्लियर? एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या है? 2kp अपॉन आर क्यूब। इसके अलावा कहीं पे भी आपको पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन यूज दिस फॉर्मूला। और एंगल बस खाली आपको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है? क्लियर है ये? कोई दिक्कत? चलो क्या है क्वेश्चन? के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना दूरी पर? 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 9 to 3.2 आया? आया आप लोगों का आंसर? दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन नीट 2020। This question was asked in NEET 2020. इजी है? इजी है? चलो ऑप्शन के साथ देता हूं। A hollow metal sphere, a hollow metal sphere, a hollow metal sphere, a hollow metal sphere of radius capital R, a hollow metal sphere of radius capital R, of radius capital R, of radius capital R is uniformly charged, is uniformly charged, is uniformly charged। तो कंसेप्ट समझ में आया पहली लाइन से कि एक मेटल स्फीयर है, हॉलो है, अंदर से कुछ नहीं है, बाहर से उसके सरफेस पे क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर,
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, the electric field due to the sphere at a distance small r, at a distance small r, at a distance small r from the center, from the center, from the center, from the center. ठीक है, अब 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। अब आपको ये समझना है कि ये कंसेप्ट क्या है। आपको फौरन दिमाग में देखो, क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ते साथ आपके दिमाग में क्या आया भाई, ये गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसमें जो आपका आर है सेंटर पे 0 होता है, सेंटर पर 0 होता है, और जैसे जैसे बढ़ता रहता है 0 से बढ़ता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे सरफेस पे जाता है वहां तक बढ़ता है। उसके बाद जितना आर आपका जो है बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। यही देखा था ना हम लोगों ने, CS। अब ऑप्शन दूंगा, घटाघट बताओगे आप लोग। देखो ये आपका स्फीयर था, ये पूरा आर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर, कहां तक 0 मतलब कहां तक 0 रहती है, यानी यहां से यहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड शायद बढ़ती रहेगी थोड़ी थोड़ी, है ना। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। कहां तक बढ़ेगी, अरे यहां तक, बिल्कुल सरफेस तक। उसके बाद डिक्रीज होगी। बोलो समझ में आया। अब ऑप्शन देखो आप, पहला ऑप्शन decreases as small r increases, decreases as small r। पहले सारे ऑप्शन सुन लेना, बहुत ट्रिक है, खाली कंसेप्ट जिसका क्रिस्टल क्लियर है वही टिक मार्क कर पाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस सॉरी डिक्रीजेस as small r increases for small r less than capital R, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अरे लेस देन लिखने आता है कि नहीं आता, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर एंड फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, एंड स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेकेंड ऑप्शन increases as small r increases as small r increases as small r increases for, यही सेम लिख दो, for r less than capital R and r greater than capital R। ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये वाला तो ऑप्शन 100% नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऑप्शन 3, 0 as small r increases, 0 as small r increases, 0 as small r increases for r less than capital R, 0 as small r increases for r less than capital R, decreases as r increases, decreases as r increases, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं, जब कैपिटल बोलूंगा तो कैपिटल लिखने का, बाकी सब टाइम स्मॉल आर। तो लिखा 0 as r increases for r less than capital R, comma decreases as r increases, decreases as r increases for r greater than capital R, for r greater than capital R, none of the above। चौथा ऑप्शन देखो, आपको अब मैंने बता दिया नीट का क्वेश्चन है, अब आप ट्राई भी नहीं करोगे इसको, साइकोलॉजी का खेल है और कुछ नहीं भाई। देखो यहां से जब यहां जाएगा, यहां से जब यहां जाएगा तो बताओ आर आपका क्या है, लेस देन कैपिटल आर है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक क्या होती है,
भाई जीरो होता है ना, मतलब यहां से यहां तक जीरो होता है ना, यहां से यहां तक, जीरो। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जीरो होती है। उसके बाद जैसे यहां से यहां होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या आपको? नीट 2019 का क्वेश्चन। नीट 2019। फिजिक्स का पेपर नीट के लिए क्या नीट में नेगेटिव नहीं आएगा, 4-5 का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आपका 11 का है, छोड़ जाने दो। 11 समझ के सॉल्व करो, 12 समझ के सॉल्व करो, नीट समझ के मत सॉल्व करो। अ स्फीयर एनक्लोजेज, ये समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, जब यहां से यहां तक होगा भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो रहेगा जब तक सरफेस पे नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे आर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आर लेस देन आर है। लेकिन जैसे ही यहां से शुरू होगा आर इंक्रीज हो रहा है, आर ग्रेटर देन आर हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो थर्ड ऑप्शन था, लिखो अ स्फीयर एनक्लोज, a sphere encloses an electric dipole, a sphere encloses an electric dipole, a sphere encloses an electric dipole of charges 3 into 10 to the power minus 6 coulomb, 3 into 10 to the power minus 6 coulomb, 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. What is the total electric flux? What is the total electric flux through the sphere? What is the total electric flux through the sphere? तो अब आपको क्या दिया है, एक क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो बना लेते हैं। थ्रू द स्फीयर, स्फीयर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक, सुनो 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 सुनो, एक क्लोज स्फीयर है, इधर अंदर क्या है भाई, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव तरफ से क्या हो रहा होगा, फ्लक्स, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, फ्लक्स कटेगा। इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी तो भी फ्लक्स कटेगा। लेकिन अगर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू गॉस, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज स्फीयर क्या होता है, क्यू इनसाइड, व्हाट इज क्यू इनसाइड, दोनों को प्लस करो, क्या आता है, फ्लक्स। नीट 2019, नहीं आपको दिखा रहा हूं मैं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, वो आपको बता रहा हूं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। क्या हुआ, अंदर डाइपोल है ना, तो एक पॉजिटिव होगा चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो गॉस क्या बोलता है कि भाई अगर कोई क्लोज्ड स्फीयर है या क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं सबको टोटल करो और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करो, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस आपको मिल जाएगा। तो यहां पे अंदर क्या डाल दिया भाई, डाइपोल। डाइपोल में एक पॉजिटिव होता है, एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस टोटल 0। सब लिख दो, लिखो इसको, कंसेप्ट क्लियर है। जाओ गो, कॉलेज जाना है।
तो क्या लग रहा है इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं? हाँ, तो कितने लोग हैं यहाँ पे नीट देने वाले? हाँ बताओ। जी जो नहीं देने वाले उनको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? नीट वाले देखो इतना आसान आता है ऐसे। कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है ना तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा आप। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना ये गॉस लॉ का, ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। भाई वो जो टॉपर्स लोग होते हैं जो 720 लेके आते हैं ना, 720 में से 720 नीट में, उनके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन देखा होगा ना किसी टॉपर ने, उसके कट से दिमाग में आया होगा डाइपोल क्या होता है। सेम मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन चार्जेस डिफरेंट होते हैं। जब उनको आप प्लस करोगे तो जीरो आएगा, यानी फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस खत्म। क्योंकि एनक्लोजेस बोला है, यहां पे कैसे पता लगेगा गॉस लॉ यूज करना है? एनक्लोज बोला है, जहां पे भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस हैं वहां पे गॉस लॉ लगा के फ्लक्स निकालो, खत्म। समझे क्या? चलो एक और क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के ही समझो, ये सब सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के ही हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन है और आपके स्टेट बुक में भी सेम क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। इतना दूर भेज के नहीं। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको अकॉर्डिंग टू फिगर? ये क्या दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर आपको? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डाइपोल है ये। डाइपोल है ये, तो डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है भाई? केपी बाय के कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट। तो ई किस पे डिपेंड कर रहा है? चाहे इक्वेटोरियल पे लो चाहे एक्सियल पे लो, कहीं पे भी लो। नीट 2022 यस। बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर है ना तो ही ये क्वेश्चन होगा। आपको पता ही नहीं है क्या चीज है। अगर डाइपोल नहीं मालूम है, एक मिनट, अगर आपको डाइपोल नहीं मालूम है क्वेश्चन होगा क्या? यहां से देख के क्या डाइपोल, तो डाइपोल का अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है क्वेश्चन होगा क्या? डाइपोल का अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम क्वेश्चन होगा क्या? तो फिर तो दो कंसेप्ट यहाँ पे अगर आपके क्लियर है तभी ये क्वेश्चन होगा। एक ये डाइपोल है पहचानो, दूसरा डाइपोल का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तब जाके ये आंसर आपका हुआ सॉल्व। तो नीट अगर आप देखोगे, सुनो, जो लोग नहीं लिए नीट अगर लेना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूं 2019 के बाद
एनटीए जो है नीट वालों को सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस पे ही टेस्ट कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन कट से उड़ गया, 4 मार्क्स आपके झोली के अंदर। हाँ ये ट्रिपल ही होता था और आईआईटी जेईई का 2 पेपर होता था एक ही दिन में, पेपर 1 पेपर 2 बॉम्बे। हाँ क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं? कोई टेंशन वाली बात यहाँ तक? कोई टेंशन वाली बात? सेंटर इसीलिए कहा है जो आर है ना ये एल से बहुत बड़ा है, अगर ये छोटा हो जाएगा ना दिक्कत होगी, तो यही कहीं होगा वो, इसको थोड़ा सा बाहर होना चाहिए तब वो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए क्वेश्चन में दिया है आर बहुत बड़ा है, अगर लेस देन बोला होता तो 0 हो जाता, नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं, रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। कंसेप्ट क्लियर करो अपने, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसेप्ट से ही क्लियर करोगे। चलिए एक क्विक सिनॉप्सिस मारते हैं आज के लेक्चर का। आज क्विक सिनॉप्सिस, सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या पढ़ा टॉपिक? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोल रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्जेस हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्जेस अगर हैं तो उनका टोटल जो भी चार्जेस से भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगी या जाएगी, लाइंस जो होगी वो कट करेगी सरफेस से फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1 by epsilon naught times total charge inside that। क्लियर? सेकेंड फिर क्या पढ़ा? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अगर किसी चार्ज को आपने लीनियरली कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लीनियरली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? अगर किसी भी सरफेस पे आपने कोई चार्ज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म करो नॉन यूनिफॉर्म करो अलग अलग होगा। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हर सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है अपना? यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है? कॉलेज जाना है ना, 5 मिनट रुको, छोड़ ही रहा हूँ पूरे बैच, कोई दिक्कत नहीं, जाओ कॉलेज। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, तो ये दोनों पढ़ने के बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखा। पहला एप्लीकेशन क्या था कि भाई एक चार्ज स्फीयर है, उसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर फेंकेगा तो उस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी, तो अपन ने पता करने के लिए क्या किया? उसको गॉसियन सरफेस के क्लोज में लिया और उसके बाद एक नॉर्मल फ्लक्स कैलकुलेशन किया और एक गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किया। तो दोनों जब इक्वेट किया तो हमें वहां पे मिली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। या फिर अगर आपको चार्ज खाली दिया है कि इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था तो के क्यू बाई आर स्क्वायर करके भी कर सकते हो। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपकी? समझ में आया? ओके चलो, उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन क्या था कि भाई एक रॉड लिया या एक वायर लिया, उस पर हमने चार्जेस को क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर यहाँ पे भी फ्लक्स निकाला नॉर्मल, और फिर फ्लक्स निकाला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इक्वेट किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। क्या मिली? 2k लैम्डा बाय आर। और ये आर क्या है? जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो ये पॉइंट तक का डिस्टेंस को आर कहते हैं। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या था? एक इनफाइनाइटली थिन शीट है जिसपे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, शीट के सरफेस पे क्या है? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की वजह से बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसीलिए जो हम पॉइंट लेते हैं थिन शीट से वो कितना लेते हैं? बहुत छोटा। और क्या होता है वहां पे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों एप्लीकेशन क्लियर था। फिर हमने डाइपोल देखा। डाइपोल क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, और फाइनाइट डिस्टेंस कहते हैं 12, और इसको डाइपोल लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आता है डाइपोल मोमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा भाई? वो स्ट्रेंथ कहलाता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q इंटू
डाइपोल लेंथ Q इंटू यानी Q2L। क्लियर। उसके बाद इसका डायरेक्शन देखा हमने, कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। बोलो, अगर किसी डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। वो घूमेगा। कब घूमेगा, जब आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल होगा। अगर वो एंगल 90 डिग्री होगा तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। 0 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपका मिनिमम 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। उसके बाद डाइपोल में क्या होता है भाई, चार्जेस होते हैं। तो एक एक चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन दो चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, से अलग अलग साइंस के, तो उनके वजह से भी कुछ क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी डाइपोल के वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। क्या देखा, इधर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, KP/R³ √1 + 3 cos² थीटा। अब ये थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अब चाहे जहां निकालो आपको एंगल पता होगा। इक्वेटोरियल पे एक सीधा सीधा क्या आता है, KP/R³, और एक्सियल पे कितना आता है, 2 KP/R³। अदरवाइज जहां पे भी होगा वो जनरल फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद हम लोगों ने बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी किए और कुछ नीट लेवल के भी क्वेश्चंस किए, जो कि हमें सेम लगा ना, बोर्ड लेवल ही लगा। लेकिन कंसेप्चुअल अगर क्लियरिंग है बेटा तो नीट क्या, जेई मेंस के भी क्वेश्चन अगर मैं करा दूं आपको क्लियर हो जाएंगे इसके। क्यों, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखो। आपको कभी जिंदगी में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझे। तो यहां तक क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ओके, चलो।